लगता है सुजाता कुछ खा भी रहे हो आप लोग, हैं? जी सर। चलो चलो, कोई नहीं, कोई ऑनलाइन का तो यही लाभ है, खाते पीते पढ़ाई कर सकते हो, है ना। चलो बच्चा, है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? अब नहीं नहीं दिख दिख रहा, रहा, नहीं पहले दिख रहा। दिख रहा था। अब नहीं नहीं दिख दिख रहा। रहा, नहीं दिख रहा। नहीं सर। सिर्फ आप दिख रहे हो। एक मिनट एक मिनट, नहीं दिख रहा है। अब दिखा? अब दिख रहा है। है हाँ ना। दिखा। चलो बच्चा, ध्यान से देखना, संधि जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक और उसका पूरा फुल रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद जो है आगे फिर हम लोग संधि में पढ़ेंगे। तो बच्चा, संधि का क्या डेफिनेशन है? संधि कहते हैं किसको? इसके लिए क्या सूत्र है? पांडे जी परः के। सन्निकर्ष संहिता। और सन्निकर्ष संहिता। हाँ, और सभी एक लोग। है वर्णनम मिलनम संधि ही। हाँ वो भी है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो संधि का सूत्र याद रखेंगे। और चंदा बताओ, संधि कहाँ कहाँ किया जाता है? संधि कहाँ कहाँ होना चाहिए या कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्या है वो सूत्र? किसको याद है? चंदा याद है आपको? सर मेरे को आता नहीं, पर मैं थोड़ा बताऊं। हाँ, एक मिनट एक मिनट। सोमा बता सकते हो, नीतू, पवन, आप लोगों से। हम्म। सर मैं पवन, हिंदी में बता सकते श्लोक हिंदी में याद नहीं, है। संस्कृत कोटेशन चाहिए, है ना। सर मैं एक बार ट्राई करूं। एक मिनट एक मिनट, पवन बाबू। जी सर। हाँ बताइए, क्या है वो कोटेशन संधि के विषय में, कि संधि कब और कहाँ करनी चाहिए? हाँ, क्या कोटेशन? सर कोटेशन तो याद नहीं है सर। कैसे काम चलेगा पवन? सर मैं बताऊं। हाँ एक मिनट सुनो, एक मिनट। कैसे काम चलेगा पवन? हाँ हाँ चंदा, बताओ चंदा। सर मैंने संधि की क्लास ही नहीं ली। तो नहीं लिया तो फिर कैसे काम चलेगा चंदा? एक दिन दो दिन आते हो, फिर बाद वाली absent, लीजिए जो गुण सर मेरे आदत पास फिर जो संधि absent पड़ी करते थी। हो। तो रेगुलर हो उसमें आप, नहीं। है ना। अब तो कोई एग्जाम एग्जाम सर नहीं आने है। का मन तो करता है लेकिन ना ठंड के मारे नींद आ जाती तो है। मैं भी तो आ रहा हूँ ना आप लोग के लिए, हैं। किसको पसंद नहीं है जी। सोना, है ना। नहीं सर, वो एक क्लास छूट गई थी, उसकी सेकंड वाली क्लास ली थी, तो वो वाली क्लास में ना संधि नहीं का नहीं, परिचय छूट गया था मेरा। वो सब बहाना नहीं, है ना। वो सब बहाना नहीं है, वीडियोस हैं पहले से देख सकते हो, बहाना तो नहीं हम्म। है ना। चलो प्रेमलता बताओ, क्या है कोटेशन? हाँ प्रेमलता बताइए। उसमें जो कोटेशन है, वो जो सूत्र है, हम्म, उसमें ये है: सहिते सहिते एकः पदे नित्य नित्य धातु उपसर्गयो हम्म। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षा अपेक्षते। अविवक्षाम अपेक्षते, वेरी गुड, है ना बच्चा। तो ये जो है संधि जो है कहाँ कहाँ करना चाहिए, और किस स्थान पे जो है वक्ता की इच्छा पे डिपेंड करता हो, कौन से स्थान पे? वाक्य के स्थान पे। हाँ, वाक्य में जो है आप संधि युक्त पढ़ सकते हैं, या संधि के साथ या संधि विच्छेद के साथ आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये कोटेशन है बच्चा, ये कोटेशन कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। साहित्य पद नित्य नित्य धातु उपसर्गयो नित्य समास से वाह ना वाक्य तो सा विवक्षा में पक्षते। ये कोटेशन याद कर लीजिएगा, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संधि जो है कितने प्रकार का होता है बच्चा? तीन प्रकार का। तीन तीन प्रकार तीन प्रकार का होता प्रकार: है। हाँ, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। हाँ, जिसे क्रमशः स्वर संधि को अच्छ संधि, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, है ना। फिर विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, हल संधि। उसका स्वर संधि के जो है मुख्य रूप से 5 है: दीर्घ गुण, यण, वृद्धि और अयादि। इन पांचों के अतिरिक्त भी 3 और हैं: पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ठीक है बच्चा। तो इसमें दीर्घ संधि का सूत्र क्या है बच्चा? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकस्वर्णे दीर्घः। सवर्णे दीर्घः। वेरी गुड। नीलम बताओ, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? क्या सूत्र है सवर्ण संज्ञा का? क्या है? सर वो तुल्यास वाला पूछ रहा। मुझे नहीं पता, पहले आप बताओ क्या है। हम्म। सवर्ण तुल्यास प्रथमम सवर्णम। हाँ तो वही है। क्यों इतना संशय हो रहा है आपको, है ना।
चलो सर इसमें भी सावर्ण लिखा हुआ है ना ऊपर वाले में। हाँ, तो इसमें बताओ आस्य पद का क्या मतलब है? तनु, सर वो तनु तनु। उच्चारण स्थान। वेरी गुड। प्रयत्न का मतलब क्या है? स्नेहा, स्नेहा आई है? नहीं है। उदय बाबू, प्रयत्न कौन सा प्रयत्न है? उदय भी नहीं है। छपिकुल, मैं बताऊं? प्रयत्न सर। सर मैं बताऊं? हाँ, प्रयत्न का मतलब अभ्यंतर प्रयत्न। वेरी गुड। हाँ ठीक है बच्चा। बहुत और जो आशा है वो उच्चारण स्थान होता है। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा। और दीर्घ संधि का जो है अका सवर्ण दीर्घ है ना। जो है अक पड़े हो तो, है ना, तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है। वो आपने दीर्घ संधि में किसी को कोई समस्या तो नहीं है कहीं भी? दीर्घ संधि को समझने में किसी को भी नहीं है ना? कहीं बहुत ही इजी है संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद जो है ना, ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ही था क्वेश्चन, है ना। चलो, अभ्यंतर। हाँ अभ्यंतर, वेरी गुड उदय। नहीं सर, अभ्यंतर। हाँ वेरी गुड। अभ्यंतर। हाँ बच्चा, गुण संधि का सूत्र क्या है बच्चा? गुण संधि का अच्छा, कौन बच्चा बोल रहा है अदेंग गुणा? किसने सर कहा? मैं कहना संख्या का देखो। संज्ञा में हाँ, अदेंग गुणा क्या है? संज्ञा सूत्र है। और आद जी गुणा, सर। आद गुणा क्या है? संधि के सूत्र। उसी का वृद्धि संज्ञा क्या है बच्चा? वृद्धि संज्ञा का सूत्र विद्धिरेचि वृद्धि राधेज क्या हो गया? संज्ञा सूत्र। और संधि सूत्र क्या है वृद्धि का? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा है ना। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा? एंग प्रत्याहार में और ए और ओ आता है। वेरी गुड। ओ। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे गुण संधि है? तो जो भी पद होगा उन पदों में क्या होगा बच्चा? या तो ए की मात्रा, और ओ, ए की मात्रा या ओ की मात्रा होगा। ठीक है बच्चा। और यदि कोई पद है तब तो ऐसे पहचान सकते हैं, है ना। अगर पद विच्छेद है, अलग अलग है, तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर में क्या होगा? या तो अवर्ण अ या आ होगा। दूसरे पद का प्रथम अक्षर ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उसका सवर्ण भी आ सकता है ना। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये आ सकता है। सेकंड, है ना, अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहेगा, है ना, जो क्रमशः ए और ओ बनाता है। ठीक है बच्चा। तो पद विच्छेद के द्वारा भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा संधि हो सकता है, या पद दिया हुआ है उन पदों को भी विच्छेद करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा संधि होगा, है ना। गुण और गुण संधि में ए या ओ जहाँ भी दिखाई दे वहाँ से वो संभावना होता है कि यहाँ पे स्प्लिट हो सकता है, पद अलग अलग किए जा सकते हैं, है ना। और जब भी पद को अलग करेंगे तो उसका कुछ न कुछ एक शाब्दिक अर्थ भी आता है, एक सार्थक अर्थ भी आपको पता चलेगा, है ना। ये गुण संधि का हो गया। गुण संधि के बाद आता है अगला यण संधि, है ना बच्चा। यण संधि का सूत्र क्या है? इको हाँ, इको यणची में इक का क्या मतलब है? एक प्रत्याहार ना यम में बदल जाता है। ई उ री। और यण का मतलब ओके, वेरी गुड, है ना। ये क्रमशः जो है। और अच प्रत्याहार का मतलब क्या है बच्चा? पूरा स्वर सारे स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है महसूर सूत्र में? 9 9। नहीं मैं हाँ 9 है, 9 स्वर है ना। तो बच्चा अब यण संधि में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यण संधि पे टूटेगा या फिर ये यण संधि का सूत्र यहाँ पे काम करेगा? किसी पद विशेष को देख के कैसे पता लगाओगे आप? जैसे वो ह्रस्व आधा होता है ना व्यंजन, ह्रस्व और नहीं आधा व्यंजन, एक अर्ध व्यंजन होगा, उसके साथ क्या होगा? और उसके बाद में वो होगी अच संधि। अच्छा संधि, वो स्वर स्वर बच्चा देखो वो आएगा यर और लव में से कोई एक वर्ड। हाँ, जब भी आप किसी भी पद को देखोगे, है ना, तो जहाँ भी अर्ध व्यंजन दिखाई दे, आधा कोई अक्षर दिखाई दे व्यंजन, है ना, और उसके जस्ट साथ में ही य व र ल, ये 4 कंडीशन हो। अर्ध व्यंजन हो साथ में,
और साथ में कोई जो है य, व, र और ल, इन चारों में से कोई सा भी अक्षर दिखाई दे अर्ध व्यंजन के साथ ही, है ना, तो समझना कि चांसेस है वहाँ से यण संधि पे टूट सकता है ना। या फिर दो पद अलग अलग दिया हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो पहले पद का अंतिम अक्षर क्या होगा बच्चा? बताओ। यण संधि में दो पदों के बीच अगर संधि करना हो तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या क्या हो सकता है? ई उ री। हाँ, ई उ री या री, है ना। इन चारों में से कोई एक अक्षर हो सकता है। और दूसरे पद का प्रथम अक्षर जो है सेम नहीं आना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हरस्व ई आ गया तो यहाँ पे हरस्व ई नहीं आना चाहिए, हरस्व ई को छोड़कर अन्य अक्षर आए। अगर सेम आ जाएगा तो कौन सा संधि होगा बच्चा? दीर्घ संधि। हाँ, तो इसका मतलब है कि यण संधि में, यण संधि का जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर होगा वो ई उ री री, इन चारों में से कोई एक होगा। और दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर होगा इन चारों से अलग होगा। सेम होगा तो दीर्घ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर यण संधि पे नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो क्रमशः ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाएगा, है ना। और कैसे पहचानेंगे कि यण संधि पे टूट सकता है ये पद? तो जब भी देखो पद को, पद में देखो अर्ध व्यंजन कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर दिखाई दे रहा है तो वहां से टूट सकता है। अर्ध व्यंजन के बाद अगला कंडीशन है कि य, व, र, ल, इनमें से कोई एक अक्षर होना चाहिए उन पदों में, है ना। ऐसा कंडीशन बनता है तो इसका मतलब है कि ये यण संधि पे टूट सकता है। तो यण संधि पे तोड़ने के लिए क्या करेंगे? जो आधा है उसको पूरा लिख देंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे कौन सा अक्षर आया है, य आ रहा है या व आ रहा है या र आ रहा है या ल, जो भी आ रहा है। अगर य आता है तो उस य कब आता है बच्चा? जब ई रहा होगा, है ना। तो आधे व्यंजन को पूरा व्यंजन करके, है ना, संपूर्ण व्यंजन लिखने के बाद जो भी अगला अक्षर आ रहा है य व र ल में से जो भी, है ना, वो कंडीशन कब अप्लाई हो सकता है वो चेक कर लो कि ई उ री ली में से रहा होगा तभी ये क्रमशः बना होगा। वो मात्रा लगा दो, प्लस करो, फिर देखो य व र ल में पे कौन सा मात्रा लगा है, कोई है कि नहीं, अ है या आ है, ई है या ऊ है, क्या है, वो मात्रा के साथ अगला पद भी निर्माण कर लो। ठीक है बच्चा, समझ में आया यण संधि? किसी को डाउट यण संधि में? किसी को भी बच्चा आज पूछ लो, जितना पूछ रहा है यण संधि, गुण संधि या जो भी संधि में डाउट है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किसी को भी नहीं सर। नहीं है? पक्का बच्चा? किसी को भी यण संधि में कोई समस्या नहीं। प्रेमलता आपको कोई समस्या? आपने हाथ राइज किया है? नहीं। चलो बच्चा आगे देखो। यण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि संधि भी बहुत ईजी है। वृद्धि संधि, किसी पद में वृद्धि संधि हुई है उसका क्या पहचान हो सकता है बच्चा? बताओ। विधिरादेश, ये क्या है? ये संज्ञा सूत्र है, संधि सूत्र है? विधिरादेश संज्ञा सूत्र है और विधिरेची संधि का सूत्र है। संधि सूत्र। हाँ, और विधिरादेश ओई और ओ होगा। हाँ, आज के बाद। हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि किसी पद, कोई पद आपको दे दिया गया है और कैसे पता करोगे आप लोग कि यहाँ पे वृद्धि संधि है या इन दोनों दो पदों के बीच जो वृद्धि संधि हो सकती है, कैसे पहचानोगे? कोई पद है मान लीजिए, हाँ, पद के बीच में क्या होगा? आशीष बताओ। पद के बीच में आई औ इनकी मात्रा होगी। हाँ, आई या औ की मात्रा होगा, है ना। जैसे मम औषधि, यानी वृद्धि संधि पहचानने का क्या वजह? जो भी पद होगा, है ना, उन पदों में क्या, जैसे गुण संधि को पहचानते थे ना, ए की या ओ की मात्रा हो सकता है, उसी प्रकार से वृद्धि संधि में आई या औ की मात्रा हो, है ना। कोई पद हो जहाँ पे आई या औ की मात्रा आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ से पदों को स्प्लिट कर सकते हो, वहाँ पे वृद्धि संधि हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र क्या है ना बच्चा। और इसमें आप देखोगे कि कैसे वृद्धि संधि का कौन सा होगा, तो हमेशा देखना किसी पद में आई की मात्रा या औ की मात्रा अगर आ रहा है तो वहाँ से जो है पदों को आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वृद्धि संधि करने के लिए दिया गया है ना, तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर
क्या हो, अ या आ हो, उसके बाद जो दूसरा अक्षर होगा, है ना, वो क्या होगा बच्चा, है ना, आई या औ की मात्रा होगा, है ना बच्चा। तो दोनों को आप ऐड करोगे तो हमेशा औ बनेगा या आई बनेगा, है ना। ये हम लोगों ने वृद्धि संधि के सूत्र में ही पढ़ा है। क्लियर है बच्चा? किसी को डाउट? किसी को कोई समस्या? नहीं सर। है ना। तो हमें पद विशेष को देख के ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है, किस सूत्र पे ये टूटेगा, है ना बच्चा। वृद्धि के बाद आता है अयादि। अयादि संधि को कैसे पहचानोगे? यहाँ पे अयादि संधि हुई है, और उसका अयादि संधि का सूत्र क्या है? हेचो यावाई अवय। हेचो यवा यावह। हाँ, पूरा सही से बोलो, है ना। तो वो सूत्र क्या कहता है बच्चा? कौन बताएंगे? आए एक तो आए अब आज आए ए ओई ओ ओ। ए की जगह आए हो जाता है और ओ की जगह अब हो जाता है और बड़े आई की जगह पे आए और बड़ा आई हो जाता है और आओ की जगह पे आओ आव हो जाता है। हाँ बच्चा, देखो यहाँ पे सूत्र है एचो ऐ वा यावह, है ना, विसर्ग है वहाँ पे। तो एच प्रत्याहार का मतलब क्या है बच्चा? एच प्रत्याहार का मतलब क्या ए है? ओई ओ ओ आएगा इसमें। ए ओ आई औ, है ना बच्चा। ये चार प्रत्याहार आते हैं। तो एच का क्रमशः एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी अक्षर आते हैं उनमें ए का अय हो जाता है ना, ओ का अब हो जाता है, आई का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ये क्रमशः यथा संख्या अनुदेश समानम सूत्र से हो जाता है। तो कैसे पहचान है कि किसी पद में यहाँ पे अयादि संधि हुआ है? कैसे पहचानो बच्चा? क्या है? क्या आप टेक्निक या ट्रिक्स अपना सकते हो, कोई बता पाओगे कि यहाँ पे अयादि संधि हो सकती है? कैसे पहचानते हो? जो और आप एक रहेगा जहाँ पे रहेगा वही पे टूटेगा और ये ऊंचे वही सूत्र बना रहेगा। चलो, मुकुल ने तो ऐसा बोला। और कोई? और कोई बच्चा? सर इसमें बोलो उदय, कुछ कह रहे हो? उदय, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, कोई और बच्चा? कैसे पहचानो कि यहाँ पे अयादि संधि है? अंतिम अक्षर ए ओई ओ होगा। अंतिम अक्षर? नहीं सर, प्रथम पद की अंतिम अक्षर अच्छा, प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या होगा? ए ओई ओ ओ। अच्छा, हाँ आशीष आप बताइए, आप और कुछ कह द्वितीय पद की शुरुआत में आय अब आय अब रहेगा। अच्छा, ओके। हाँ, क्या कह रहे हो आशीष? सर सामान्य रूप से इसमें पद में ये है आप यही देखा जाएगा तभी पहचान सकते हैं और इसकी कोई विशेष तो नहीं है। हाँ, मान लीजिए, जैसे या हाँ, यानी देखो यहाँ पे कि जब भी आपको अयादि संधि दो पद आपको दिया हुआ है ना, देखो यहाँ देखो बच्चा, एक तो सूत्र याद रखना है ना, और सूत्र में ये भी ध्यान रखना कि कौन सा एच प्रत्याहार का अक्षर जो है किस में कन्वर्ट होता है ना। सूत्र याद रखोगे तो आप इजीली वहां से भी स्प्लिट कर सकते हो। तो ये सूत्र में क्या है बच्चा? अंतिम जो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या क्या बन सकता है? या तो, है ना, प्रथम पद का अंतिम अक्षर या तो ए होगा, या तो ओ होगा, या तो आय होगा, या औ होगा। यही चार कंडीशन बन सकता है प्रथम पद का अंतिम अक्षर। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। और दूसरे पद का अक्षर जो है क्या हो सकता है? कोई सा भी स्वर वर्ण आना चाहिए। क्लियर बच्चा? यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर कोई ना कोई एच प्रत्याहार से बना हुआ अक्षर आना चाहिए। किस प्रत्याहार से बच्चा? एच प्रत्याहार से, है ना। तो ए का क्या बनता है बच्चा? ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आय आय में। वेरी गुड। औ किस में कन्वर्ट होगा? औ में। ओ अब ओ में और आय? आय में आय में। और औ? अब में आव में, है ना। तो आप यहाँ पे इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो इसका क्या बनेगा बच्चा? हरे प्लस ए
हरये हरे, है ना। भो प्लस अति, भवती भवती अच्छा याद लगता है शब्द ही याद कर लिया है आप लोगों ने। नए प्लस आय का का नायक नायक मुनो जो अयम, मुनाबयम मुनाबयम, हाँ मुनवायम। हाँ बच्चा देखो, अयादी संधि में कोई सा भी अक्षर आपको अर्ध व्यंजन दिखाई दिया है क्या? अयादी संधि में कोई भी अक्षर नहीं ना। तो एक तो पहला ट्रिक ये है कि जैसे यण संधि में एक अर्ध व्यंजन होता ही होता है, उसके जस्ट बाद य व र ल होता है, लेकिन अयादी संधि में कोई सा भी अक्षर जो है अर्ध व्यंजन नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चा, क्योंकि यण संधि में भी य था व था, यहाँ भी क्या य और व दिखाई दे रहा है ना। तो अयादी और यण संधि का बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कि यण संधि में कोई ना कोई संधि विच्छेद करने के बाद, है ना, वो यण संधि में क्या होता था, अर्ध व्यंजन हमें दिखाई देता था, लेकिन अयादी संधि में ऐसा नहीं है। एक तो ये डिफरेंसेस है, ये क्लियर रखना बच्चा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह तो वहाँ भी आ रहा था, वह वहाँ भी आ रहा था यण संधि में, यहाँ भी आ रहा है, तो पता नहीं कौन सा होगा, है ना बच्चा। ये इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। दूसरा डिफरेंसेस क्या है बच्चा, एक तो अर्ध व्यंजन नहीं है, लेकिन है ना अयादी संधि में अर्ध व्यंजन कहीं दिखाई दे रहा है बच्चा क्या आप लोग को? बताओ, कहीं भी नहीं ना। दूसरा पहचान क्या है बच्चा, जहां भी आपको अर्ध व्यंजन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हाईली चांसेस है कि वो अयादी संधि पे टूट सकता है। दूसरा क्या देखोगे कि जहां भी य दिख रहा हो, है ना, जहां व दिख रहा हो, है ना, या फिर पहले आ की मात्रा फिर य दिखे, या फिर आ की मात्रा फिर व दिखे, यदि ऐसा कंडीशन किसी भी पद में दिखाई दे रहा है, किसी भी पद में, या तो सिंपल य, सिर्फ य, अर्ध व्यंजन भी ना हो, य दिखाई दे रहा हो, एक अक्षर य हो, या व हो, या फिर आ की मात्रा पहले, ध्यान रखना बच्चा, आ की मात्रा पहले फिर य हो, या चौथा कंडीशन आ की मात्रा हो फिर जस्ट बाद व हो। अगर इन चारों में से कोई सा भी कंडीशन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो अयादी संधि पे टूट सकता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह जो यह है ये कब आया होगा, या यह वह कब आया होगा, यह आ की मात्रा फिर यह कब आया होगा, आ की मात्रा फिर वह कब आया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आव है, यानी आ की मात्रा फिर वह, आ की मात्रा फिर यह, यहाँ पे वह, यहाँ पे यह, है ना बच्चा। इन शॉर्ट तो यही है, ठीक है बच्चा। तो ये कंडीशन कब कब अप्लाई हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे इसमें ही देख लीजिए, मुनावयम, है ना बच्चा, मुनावयम, कोई भी अक्षर अर्ध व्यंजन दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। मालन को छोड़कर, ये मत बोलना कि सर मालन तो है। हाँ, तो देखो कोई सा भी अक्षर आपको अर्ध व्यंजन नहीं दिखाई देगा। जैसे नायिका पद का भी देख सकते हो, है ना। तो बताओ बच्चा, नायिका पद में कोई अर्ध व्यंजन दिखाई दे रहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये तो यण संधि पे टूटेगा ही नहीं, दीर्घ संधि पे भी नहीं टूटेगा, गुण संधि पे भी नहीं टूटेगा, वृद्धि संधि पे भी नहीं टूटेगा। अगला संधि है अयादी। अयादी में हमने क्या सीखा था कि या तो य हो, या तो व हो, या तो आ की मात्रा हो फिर जस्ट य हो, आ की मात्रा हो जस्ट व हो। तो कौन सा इस पद में कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है बच्चा? नायिका में कौन सा वाला बताओ? सर आए वाला, ओई, है ना, ओई के, है ना। आ की मात्रा यह कब बनता है? आ की मात्रा यह आय में, है ना बच्चा। ओई ओई, तो आ की मात्रा यह दिखाई दे रहा है, तो कब आया होगा? आई की मात्रा लगाओ, तो जस्ट जहां भी आ की मात्रा यह है उससे पहले वाले अक्षर को देखो, क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? आ की मात्रा यह से पहले क्या दिखाई दे रहा है? न, है ना, तो न लिख दो, है ना। अब ये आ की मात्रा यह कब आया है? आ की मात्रा यह कब आया है? जब ऐ की मात्रा रहा हो, है ना। तो न पे ऐ की मात्रा लगा दो, ये आपका पहला पद बन गया। प्लस करो, है ना। अब देखो इस य पे किसी चीज की मात्रा है क्या? जैसे गुण यण संधि में हम लोग देखते थे, य पे किसी चीज की मात्रा है क्या? कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ।
या में क्या है तो अ लिखो, उसके बाद जो या के बाद जो अक्षर दिखाई दे रहा है वो एज इट इज लिख दो, नए प्लस अकह। क्लियर बच्चा? अयादी संधि ये भी बहुत कंफ्यूजन करता है, इस पे भी बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है बच्चा, है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा आज ही। क्लियर है सबको? कहीं भी छोटा से छोटा डाउट है तो पूछ लो बच्चा आज। क्लियर है सर? क्लियर है सबको ना? जी जी सर। यानी अभी हमने दीर्घ देख लिया, दीर्घ वाले में क्या होता है, सवर्ण का दीर्घ हो जाता है, अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, है ना? गुण संधि में ए या ओ की मात्रा होता है ना? यर्ण संधि में हमने अर्ध व्यंजन होता है, उसके बाद य व र ल में से कोई अक्षर होता है, यानी ई को यर्ण ची, यानी ई का यर्ण हो जाता है कब, जब ई के बाद अच हो, है ना? वृद्धि का हमने देख ही लिया है, अ या औ की मात्रा होता है ना? अयादी वाले में भी हमने देखा भी जस्ट, है ना? एच या वह सूत्र के माध्यम से एच प्रत्याहार के बाद जो है एच प्रत्याहार क्रमशः आय में, है ना? अब में आय में या आ में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने देखा कि यहाँ पे कब कब कंडीशन कैसा शब्द हो, शब्द को देखकर आप पता लग सकता है कि यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है। ठीक है बच्चा? तो ये आपके मुख्य जो 5 भेद थे अयादी ये स्वर संधि के, ये हो गया। इसके अतिरिक्त, है ना, स्वर संधि में जो है 3 संधि और है, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव। पूर्व रूप का क्या है सूत्र बच्चा? एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति, वेरी गुड। ये क्या कहता है बच्चा? ये सूत्र क्या कहता है? क्या है बच्चा ये सूत्र क्या कहता है? सर पदों के अंत में एंग प्रत्याहार का वो अक्षर रहेगा। हाँ, है ना? तो जो भी पदांत है, जो भी पद हो, है ना, एंग प्रत्याहार से इंड हो रहा हो और उसके जस्ट बाद अ हो। क्या हो बच्चा? कौन सा? अ वर्ण, ह्रस्व अ हो। तो एंग प्रत्याहार से, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर एंग प्रत्याहार हो और उसके जस्ट बाद ह्रस्व अ हो। कौन सा अ? ह्रस्व अ। ध्यान रखिएगा बच्चा। तो ऐसे कंडीशन में जो पहला वाला है और जो बाद वाला अक्षर है वो दोनों मिलकर, दूसरा वाला जो है वो कहता नहीं भैया तुम्हारे जैसे हम रह जाएंगे, बदल जाएंगे, है ना? तो पहले वाले की तरह हो जाता है, अर्थात कोई बदलाव नहीं आता है। और इसमें सबसे आसान तरीका है पूर्व रूप संधि पहचानने का, है ना? तो उसमें एक साइन का एक सिंबल है, वो सिंबल क्या है बच्चा? अवग्रह का चिन्ह रहता है। हाँ, इस तरह से जो एस के फॉर्म में आप लोग को दिखाई देता है और उसका उच्चारण ऑलमोस्ट अ की तरह है ना? तो अवग्रह का साइन आपको दिखाई देगा उसमें, है ना? जैसे हरे प्लस अव, यानी इसमें ए या ओ के बाद, है ना, पद के अंत में एंग प्रत्याहार हो, उसके जस्ट बाद ह्रस्व अ हो, अत परे हो, है ना? अत का होता है अवर्ड, ह्रस्व, है ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पहला और बाद वाला दोनों मिलकर पहले वाले की तरह हो जाता है ना? यानी इसमें जो बदलाव होता है वो बस सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व अ जो है उसको अवग्रह में कन्वर्ट करके एज इट इज लिख देते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें विशेष संधि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा? पहचान जाओगे? अवग्रह का साइन देख के आप बता सकते हो ये पररूप का संधि पर टूटेगा। क्लियर है बच्चा? पररूप किसी को समस्या पूर्व रूप में? क्लियर है बच्चा? कोई समस्या पूछ लो बच्चा, यहाँ पे कोई डाउट है तो। हमेशा ध्यान रखना कि पूर्व रूप संधि में अवग्रह का साइन लगा होगा, है ना? अवग्रह देखकर तो आप समझ जाना कि यहाँ पे पूर्व रूप संधि पे टूटा है। और जस्ट उससे पूर्व क्या होगा बच्चा? एंग प्रत्याहार या तो ए की मात्रा से युक्त होगा या ओ की मात्रा लगा होगा। क्लियर? हाँ बच्चा? जी सर। है ना? अब आता है आपका पररूप। पररूप का क्या सूत्र है बच्चा? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, है ना? ये जस्ट क्या है बच्चा? पूर्व रूप संधि का विपरीत रूप है ना? इसमें क्या क्या कंडीशन हमें देखना है बच्चा? क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना होता है हमें इसमें, बताओ। तो इसमें वो रहेगा, उपसर्ग रहेगा, है ना? उपसर्ग रहेगा और
वो रहेगा। चलो बच्चा, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है। हाँ, ऐसा उपसर्ग है ना जो अवर्णांत हो, यानी अकारांत हो, अकारांत, ऐसा उपसर्ग जो अकारांत उपसर्ग हो। पहला कंडीशन कि पर रूप संधि करने के लिए क्या होगा बच्चा, कोई ना कोई उपसर्ग होगा। वो उपसर्ग कैसा होगा, अकारांत, अवर्ण से इंड हो रहा हो। तो कोई एक उपसर्ग बताओ जो अकारांत है। प्र अप फिर प्र अपो आप अप प्र, अपह, अप, आगे आप अपो उप, अब अप हो गया, उप हो गया, प्र हो गया, और अबो अब, अबो अब, वेरी गुड। और कोई ऐसा याद आ रहा है? हाँ, ये है ना। तो ऐसा उपसर्ग जो अकारांत उपसर्ग हो, ठीक, और उस अकारांत उपसर्ग के जस्ट बाद एंग आदि धातु, एंग आदि धातु का मतलब ऐसा धातु जो एकार से आरंभ हो रहा हो, एकार से आरंभ हो रहा हो, या फिर ओकार, है ना। ऐसा धातु जो ए अक्षर से आरंभ हो रहा हो, ऐसा धातु जो ओ से आरंभ हो रहा हो। तो जब ऐसे शब्दों को जब हम संधि युक्त करते हैं तो पूर्व और पर, है ना, दोनों मिलकर बाद वाले की तरह हो जाता है ना। इसमें पहले वाला जो है वो दूसरे की तरह बदल जाता है ना। या फिर पूर्व रूप वाले में क्या था कि बाद वाला जो है पहले वाले की तरफ बदल जाता है ना। क्या हो जाता है, बस अवग्रह का साइन लग जाता है। तो पर रूप संधि में क्या होता है कि वैसा उपसर्ग, यानी उपसर्ग होना जरूरी है बच्चा। उपसर्ग, वो उपसर्ग कैसे, अकारांत तो हो, लास्ट में अ आ रहा हो, और दूसरा उसके बाद जो दूसरा पद होगा वो या तो ए अक्षर से बना हो या ओ अक्षर से बना हो, है ना। और कोई ना कोई धातु हो बच्चा, है ना। ध्यान रखना, धातु होना चाहिए, है ना। क्रिया युक्त पद हो, और वो क्रिया युक्त पद किस अक्षर से आरंभ होना चाहिए, ए से या ओ से, तभी ये सूत्र काम करेगा, तभी ये संधि होगी। जैसे यहाँ पे प्लस एजते, एजते एक धातु है, एकार से आरंभ हो रहा है। प्र भी क्या एक उपसर्ग है, वो अकारांत उपसर्ग है। तो इसके बीच क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों मिलकर किसके जैसा होगा बच्चा, बाद वाले की तरह हो जाएगा। तो बस इस पे एक ही मात्रा लग जाएगा, है ना। और इस पे उपोषति। तो पर रूप को कैसे पहचानोगे, पूर्व रूप में तो अवग्रह के साइन देख के पहचान लोगे, पर रूप को कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे पर रूप संधि हुई है, कैसे पहचानोगे बच्चा? कौन बताएगा? उपसर्ग देखकर, प्रथम पद में उपसर्ग देख के और द्वितीय पद में ए और ओ का वर्ण देखकर। हाँ, यानी पहला देखेंगे कि कौन सा उपसर्ग, कोई उपसर्ग है कि नहीं, है ना। वो उपसर्ग कैसा होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए, है ना। और दूसरा उसी उपसर्ग पे ए की मात्रा या ओ की मात्रा है कि नहीं, है ना। उसके बाद अलग अलग जब करेंगे तो देखेंगे कि वो धातु है या कोई शब्द है ना। धातु होना जरूरी है, एकार धातु या ओकार धातु होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? पर रूप, किसी को कोई समस्या, किसी को भी पर रूप में नहीं है? पहचान लोगे पर रूप संधि का, हाँ सर, है ना। जी सर। अब पर रूप संधि का एक सर। वार्तिक, हाँ बच्चा, हाँ वार्तिक का है। हाँ एक वार्तिक भी है। वो वार्तिक का सूत्र कौन सुनाएंगे? वीडियो ऑन करके सुनाना है, बिना देखे हुए। हाँ तनु, सिर्फ तनु सुनाएगी, और बाकी बच्चे और कोई नहीं सुनाएंगे? प्रीति, हाँ प्रीति, हाँ सर, वीडियो ऑन करके बस सूत्र सुनाओ, वो वार्तिक सुनाओ पर रूप का। वीडियो ऑन ऐसे कर, सुना दो। तो बिना देखे हुए देखना नहीं है? हाँ सर, नहीं सर। पक्का? चलो आपकी ईमानदारी पे मैं, है ना, वीडियो ऑन नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, सुनाओ क्या है। स्कंदवादिषु पर रूपम वाच्यम। कुछ छूट रहा है, वाच्यम के बाद कुछ छूट रहा है।
दो आ गए सर। कुछ छूट रहा है ना बच्चा? देखो कॉपी में देखो क्या है उसमें, कुछ छूटा है? तच्चे तच्चे। हाँ, तो प्रीति बताओ जो पहला मैं बताऊं शब्द। सर? हाँ एक मिनट है ना प्रीति, जो आपने पहला शब्द बोला, जो पहला शब्द आपने बोला, जो वार्तिक का जो पहला शब्द है उसमें कौन सी संधि है? यंग संधि सर। यानी संधि तोड़ के बताओ, तोड़ो। तोड़ो उस पद को। यानी संधि आपने बताया, बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश। तोड़ के बताओ। स्कंदु प्लस आदिशु। स्कंदु प्लस आदेशु, वेरी गुड, हाँ बहुत सुंदर है ना। तो बच्चा सूत्र को जो है ना ऐसे याद रखना है ना। तो देखो यहाँ पे एक और है, दिख रहा है ना आप लोग को? जी। है ना। इसके बाद एक और वार्तिक है ना, स्कंधो आदिशु पर रूपम वाच्यम तच्चे टे, है ना बच्चा। ये टे का मतलब क्या बच्चा? है ना, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं ना टे। और यदि टी के बारे में बोल रहे हो, अचंत आदि टी। हाँ, टे का मतलब यहाँ टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र क्या है? अचंत आदि टी। अचो 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 है बच्चा, ध्यान से, अचो अंत्यादि टी, है ना। तो बच्चा ये वार्तिक क्या कहता है? इस वार्तिक को समझने के लिए एक टी संज्ञा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अचो अंत्यादि टी, है ना बच्चा। तो टी संज्ञा किसी पद के पद में जो अंतिम अच आ रहा है, अच का मतलब क्या है बच्चा? स्वर। पूरा सर। सारे स्वर, वेरी गुड। तो इस वार्तिक से भी पररूप संधि होती है ना बच्चा, इसको ध्यान रखना। और ये वार्तिक क्या कहता है बच्चा, कौन समझाएंगे? इस वार्तिक का क्या भाव है, क्या मीनिंग है? बोलो बच्चा। देखो कोई नहीं बताओगे? इसमें सर आपने ये बताया था कि गढ़ के नाम से कुछ कलेक्ट किए जाते हैं शब्द, कुछ शब्द हैं जो गढ़ के नाम दिए गए हैं। स्कंद आदिशु ये भी एक गढ़ का नाम है, और इन शब्दों की विशेष तौर पे ये क्या नाम है, संज्ञा होती है, पररूप संज्ञा होती है, पररूप संधि होती है ना। संधि होती है। हाँ, जो अस्कंधु आदि जितने भी शब्द हैं, है ना, उन्हें एक विशेष समूह में रखा गया है ना। अस्कंधु है ना, ऐसे स्कंदु है, करकंदु है ना, हलिशा है, और भी बहुत सारे शब्द है, आगे हम लोगों ने देखा भी है ना। तो ये सभी शब्दों के जो है, जब भी हम ये सब जब भी किसी पद के साथ संयोग करते हैं तो वहाँ पे पररूप संधि होता है। और ये पररूप संधि किसी एक पार्टिकुलर स्थान पे ही होता है। वो क्या होता है कि जिसके साथ ऐड किया गया है ना, तो जो भी पहला पद है उसमें पहले पद के टी स्थान पे, टी संज्ञा जो भी किसी पद का बनेगा इन पदों में से, तो उस स्थान पे पररूप संधि हो जाती है। यानी ये वार्तिक कहता है कि इसके लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, है ना। एक तो टी संज्ञा, देखो टी संज्ञा आप जानते ही है, इस पर ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। देखो तो अस्कंधु यानी अस्कंधु जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, है ना। जैसे यहाँ पे करकंदु है, कुल्टा है, हलिशा है ना, ये पतंजलि है, सारंग, ये सब जो है इसी पे टूटता है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी स्कंधु आदि गण में जो भी शब्द पढ़े गए हैं, बताए गए हैं या एकत्रित किए गए, उन शब्दों का जो है जब संधि होता है तो वहाँ पररूप संधि होता है। और ये पररूप और पूर्वरूप दोनों मिलकर जो पूर्वरूप पद हैं उनके मध्य में, है ना, टी संज्ञा करने के बाद ही वो पद बनता है, ठीक है। तभी वहाँ पे पररूप संधि हो सकती है। यदि जब तक हम उसकी टी संज्ञा नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। यानी स्कंधु आदि जो गण हैं उसमें जो भी पद है, उन पदों का यदि आप संधि विच्छेद करना चाहते हैं या संधि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उन पदों में जो है जो पहला पद होगा उसमें टी संज्ञा करना पड़ेगा। जैसे स्कंद प्लस अंधु बनाते हैं, है ना, तो सक का टी संज्ञा क्या आएगा बच्चा, बताओ। सक का टी संज्ञा क्या आएगा, क्या बनेगा, है ना।
इसमें से अ अंतिम बनेगा, अच क्या है बच्चा? अ है ना? अ निकाल दिया। दूसरे पद का प्रथम पद क्या है बच्चा? अ। तो पूर्व और पर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बच्चा? क्या बन जाएगा? पूर्व और पर दोनों मिलकर अ ही बनेगा, आ नहीं बनेगा। ध्यान रखना, हम लोग क्या जानते हैं? अ प्लस आ जानते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक विशेष कैटेगरी में रखा गया है ना, कि टी संज्ञा करने के बाद, टी संज्ञा निकालने के बाद प्रथम पद में से, है ना, उसके बाद जो दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर है उन दोनों को करेंगे तो पूर्व और पर दोनों मिलाकर जो है पर रूप ही बनेगा, यानी अ प्लस अ पर रूप, यानी बाद वाला जो अक्षर उसी की तरह ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सक में से अ टी संज्ञा निकाल दिया तो स का जो क हलंत बचा, क हलंत में जो अ और अ है इन दोनों को मिलाए तो अ बना, है ना। तो अ और क हलंत दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा? पूरा क बनेगा। उसके बाद जो अक्षर दिखाई, इसका जो अक्षर दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज लिख देना है। यानी इन पदों में सिंपल क्या है फॉर्मूला, कि जो भी पहला पद है उस पहले पद में जो टी संज्ञा आ रहा है, टी संज्ञा निकाल लो। टी संज्ञा निकालने के बाद जो दूसरा पद का जो प्रथम अक्षर है उन दोनों को अगर आप मैच कराएंगे तो हमेशा बाद वाले की तरह ही बनता है। कौन? जो पहला अक्षर का जो टी संज्ञा हमने निकाला वो टी संज्ञा और बाद वाला जो अक्षर है उसका जो प्रथम अक्षर होगा दोनों मिलकर बाद वाले अक्षर की ही तरह हो जाएगा, है ना। जो भी बाद वाला अक्षर है उसको आप पहले पद के अंतिम अक्षर जो हलंत में रहा था उसको मर्ज कर दो, बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे, है ना, दूसरा जो पद है, जैसे यहाँ पे पतंजलि का बनाना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चा इसका? इसका क्या बनेगा बच्चा? बताओ कैसे इसका टी संज्ञा क्या बनेगा? पतंजलि बने, टी संज्ञा अर्थ बनेगा ना? अर्थ बनेगा। हाँ, टी संज्ञा क्या निकले? पतत का टी संज्ञा क्या बनेगा बच्चा? अत। वेरी गुड। इधर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? और टी संज्ञा इसमें से निकाल दिया पतत में से, तो इसमें क्या बचा होगा? पत। प हलन बचा होगा, यही ना बच्चा, है ना। तो अत हमने निकाल दिया टी संज्ञा और बाद का जो प्रथम अक्षर अ, तो पूर्व और पर दोनों मिलकर क्या बनेगा? पूर्व और पर अ ही बनेगा। क्यों? हम जानते हैं इस वार्तिक के अनुसार कि जो स्कंदु आदि जो गण में जो पठित शब्द है उनकी टी संज्ञा निकालने के बाद टी संज्ञा और बाद वाला जो अक्षर है प्रथम अक्षर उसका, दोनों को अगर हम पूर्व और पर के आधार पर करते हैं तो हमेशा जो है पर वाला यानी बाद वाले अक्षर के समान हो जाता है, तो हमें अ प्राप्त हुआ। तो ये जो अ है इसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा बच्चा? वो तहलंत क्या हो जाएगा? तलन पूरा हो जाएगा। हो गया। उसके बाद इसका यूज हो ही चुका है तो बच्चा हमें इया जली, है ना, इया ना जली। ठीक है बच्चा। तो इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चा, ऐसे पदों को जहाँ पे टी संज्ञा निकालना पड़ता है हमें, है ना। टी संज्ञा के बाद पूर्व और पर दोनों मिलकर पर वाला हो जाता है, ऐसे पदों पे विशेष ध्यान रखें। क्लियर है बच्चा? यानी पर रूप में दो सूत्र हमने पढ़ा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? हाँ बच्चा, सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। बताओ सर, आपको दीर्घ संधि और इससे हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो कैसे हम, मतलब ट्रिक पे क्या है ताकि दीर्घ संधि ये वाला नहीं है, ये वाला? हाँ बच्चा, इसके लिए कुछ शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे सक प्लस अंधु है, देखने में तो लगेगा कि ये जो है आपका दीर्घ संधि पे हो सकता है, सक का अ और अंधु का आ हो जाना चाहिए, लेकिन पररूप संधि के कुछ शब्दों को आपको याद रखना पड़ता है। कुछ विशेष शब्द हैं उसके, है ना, कि ये जो शब्द होंगे वो इसमें सिर्फ और सिर्फ पररूप ही बन सकता है, दीर्घ नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे भी हम लोगों ने देखा भी इसमें, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हल प्लस ईशा है ना, तो अ प्लस ईस, है ना, तो ये चला जाएगा आपका गुण संधि पे भी जा सकता है। कुल प्लस आटा है तो अ प्लस अ करे आ हो जाना, कुल आटा हो जाना चाहिए। सिम प्लस अंत है तो अ प्लस सीमांत हो जाता। लेकिन ऐसे पदों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। कुछ पद जो है ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पद है
कुछ विशेष समूह में ही काउंट होते हैं, इसलिए इन पदों के मध्य जो है हमेशा जो है ये विशेष संधि ही होगी, है ना। तो थोड़ा सा आपको चीज़ें याद भी रखना है, एग्जाम्पल भी याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है इसी का हो सकता है। यहाँ पे देखने में तो लगेगा ये दीर्घ संधि हो सकता है ना, तो नहीं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और अपवाद जो है पूरे वैयाकरणों में अपवाद बहुत कम ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, और नियम पढ़ना भी आप लोग को, अपवाद उत्सर्ग नियम, है ना। हाँ बच्चा, है ना, तो इसको थोड़ा याद रखना आपको, है ना, स्मरण रखना। इन पदों के मध्य जो है पर रूप होता है, न कि दीर्घ या अन्य संधि। ठीक है मुकुल, अच्छा क्वेश्चन था आपका, है ना। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीज़ें ध्यान में भी रहेगा कि कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये यहाँ पे दीर्घ संधि हो सकता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होता है, यहाँ पे ये। और ऐसे ही नेट एग्जाम के एग्जाम में ऐसे पद पूछ लिए जाते हैं, है ना, जहाँ पे आपको लगेगा ना ये तो बहुत सिंपल है, दीर्घ संधि हो रहा है, दीर्घ संधि कर दो, है ना। तो दीर्घ संधि जब करोगे तो सकांदु बनेगा, सकांदु का कोई अर्थ नहीं होता है ना। सकंदु का एक अर्थ होता है, एक देश विशेष का राजा का एक विशेषण है ना। सकांदु का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यानी जब भी संधि विच्छेद करें या संधि युक्त पद करेंगे तो उसका एक विशेष अर्थ भी आता है ना। करकंदु ये भी एक किसी देश विशेष के राजा का विशेषण है ना। क्लियर है बच्चा। तो जब भी हम संधि विच्छेद करें या फिर संधि युक्त पद करें तो उसका कोई ना एक वास्तविक एक हमें अर्थ भी प्राप्त होता है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल क्लियर। अच्छा ठीक, इसको याद, इसको थोड़ा याद रखना, स्मरण रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट पर रूप में, किसी को भी? ठीक है, उसके बाद आता है पर रूप के बाद प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या सूत्र है बच्चा, कौन बताएंगे? तो तनु बताओ, तनु। लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। हाँ वेरी गुड। तो तनु कल थे आप, कल शायद एब्सेंट थे ना आप? नहीं सर। ऐसे नहीं थे, ठीक है, वेरी गुड। कल चलो बच्चा देखो यहाँ पे, उसके बाद जो है प्रकृति भाव, है ना। तो प्रक्रिया संज्ञा किसकी होती है, इसका क्या सूत्र है बच्चा? सर प्लूतो प्रकृति मतलब सर प्रक्रिया संज्ञा का सूत्र क्या है सर? ई दू दे द्विवचनम प्रज्ञम। हाँ, इसका अर्थ बताओ नीलम। सर दो वचन, जयपाल इकारांत और एकारांत शब्द होना चाहिए और वो द्विवचन होना चाहिए, तभी प्रकृति संज्ञा होगा। यानी कंडीशन क्या है बच्चा कि प्रकृति भाव वही हो सकता है। प्रकृति भाव का मतलब स्वभाव से कोई संधि वहां पे होगा नहीं। ये कब होता है बच्चा, जब, है ना, प्लुत स्वर हो या फिर प्रक्रिया संज्ञा से युक्त कोई पद है ना, तभी ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा, है ना। और प्रक्रिया संज्ञा क्या है बच्चे? इदु दे द्विवचनम प्रक्रियम, यानी ईकारांत। कौन सा ई, ह्रस्व या दीर्घ, बताओ बच्चा? दीर्घ ही सर। दीर्घ। हाँ वेरी गुड। दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। है ना जी। अच्छा, संगीता भी आई। प्लुत का क्या मतलब होता है बच्चा? प्लुत का मतलब सर प्लूतो स्वर होना चाहिए। प्लुत का मतलब प्लूतो स्वर होना चाहिए, उसके बाद प्रकृति संज्ञा वाला एक शब्द होना चाहिए, उसके बाद अच वर्ण होना चाहिए, तभी प्रकृति भाव संधि होगा। हाँ बच्चा ना। तो प्रक्रिया का सूत्र याद रखेंगे, इदु दे द्विवचन प्रक्रियम या अत्सोमात। और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही प्रक्रिया संज्ञा का सूत्र है ना। जब आप ऋक् प्रातिशाख्य पढ़ेंगे तो वहाँ तो लंबा 8-9 सूत्र है प्रक्रिया का, है ना। यहाँ आपको बस थोड़ा संधि के संदर्भ में 2 सूत्र मैंने पढ़ा है यहाँ पे, है ना, कि या तो इकारांत या ओकारांत या एकारांत कोई पद हो, लेकिन द्विवचन का होना चाहिए, है ना बच्चा। द्विवचनांत होना चाहिए, है ना, द्विवचन का कोई पद हो और इकारांत, उकारांत या एकारांत हो, तो उन पदों की प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। या फिर अदस शब्द, है ना, अदस शब्द का जो है वो अदस शब्द में भी कौन सा, मकारांत, है ना, जैसे अमु है ना, तो या अमो है ना। तो ये अदस शब्द का मूल प्रातिपदिक अदस है उसका, तो
ऐसे शब्द के बाद भी यदि इकारांत या उकारांत जो भी पद है प्रगृह्य, उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा कही जाती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, है ना, जैसे विष्णु प्लस ईमो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बच्चा। सर आप लास्ट स्लाइड एक बार दिखाइएगा प्लीज। हाँ ये लो। सर यहाँ पे जो लिखा है ना, आदर्श शब्द के मकार से परे ईत, ये परे शब्द का क्या मतलब है? परे का मतलब बाद, मतलब बाद। अच्छा अच्छा, है ना, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो यहाँ पे विष्णु, है ना, प्लस ईमो है, या हरि प्लस एते है, या गंगे प्लस अमु है, या अमी प्लस ईशा है। देखने पे तो लगेगा आपको कि अरे ये तो यहाँ पे दीर्घ संधि कर देंगे इन दोनों के बीच में, क्या मुकुल? हाँ मुकुल बाबू। हाँ सर। है ना, देखने में तो लगेगा अमी प्लस ईशा, ये तो कर देते हम दीर्घ संधि पे, लेकिन नहीं, दीर्घ संधि नहीं होगा। कौन सा संधि है यहाँ पे? प्रकृति भाव संधि। क्यों? क्योंकि आमी, हाँ आमी जो है आदर्श का द्विवचन है ना। हाँ, तो आपको, आपको हाँ द्विवचन है, और उसके बाद दूसरे पद का प्रथम अक्षर कोई न कोई अच स्वर हो, यानी हमेशा ध्यान रखना है कि या तो प्लुत स्वर हो, पहला पद प्लुत स्वर हो, या पहला पद प्रगृह्य संज्ञा हो। प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र आपको पता है, इकारांत उकारांत या एकारांत और द्विवचन का हो, तभी जो है उसके बाद प्रथम पद का अंतिम अक्षर या तो कोई ना कोई हरस स्वर ही हो, तभी आप जो है वहाँ पे कोई संधि नहीं होगा। दोनों के बीच जो संधि होगी एज इट इज, है ना, आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा? है ना, कोई समस्या? नहीं सर। है ना। तो प्रकृति भाव को कैसे पहचानोगे? जो भी पद दिया गया उन पदों को देखोगे द्विवचन का है कि नहीं, प्लुत स्वर है या प्रगृह्य संज्ञा है वाला पद है, उसके जस्ट बाद वाला कौन सा, कोई हरस स्वर से या कोई अच स्वर से कोई है कि नहीं, है ना। तो आप समझना कि उन दोनों के बीच प्रकृति भाव संधि हुई है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या प्रकृति भाव के संदर्भ में? भैया हाँ जो प्रज्ञा संज्ञा है हो रही है, तो उसी को ही प्रकृति भाव कह रहे हैं यहाँ पर, या जो रूप उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उसको प्रकृति भाव कह रहे हैं? क्योंकि इसका तो सूत्र का नाम प्रगम्य संज्ञा है, तो यहाँ प्रकृति भाव क्या है, मुझे नहीं समझ आया। प्रकृति भाव संधि उसे ही कहते हैं जहाँ पे प्लुत स्वर या फिर प्रगृह्य पद है ना। प्रगृह्य पदों के मध्य जो संधि होती है ना, यह प्रगृह्य पदों के साथ यदि अच प्रत्याहार से बना कोई पद अगर आप ग्रहण करते हैं, या प्लुत स्वर के साथ यदि कोई अच प्रत्याहार का या अच शब्द से कोई पद है, उन दोनों के बीच में अगर संधि करते हैं तो वो प्रकृति भाव संधि कहलाता है। ठीक, ये पहले दो कंडीशन है, या तो प्लुत स्वर के साथ कोई अच प्रत्याहार का अक्षर हो, उन दोनों के बीच अगर संधि करते हैं तो वहाँ पे प्रकृति भाव संधि होती है। दूसरा कि यदि कोई प्रगृह्य संज्ञा वाचक कोई पद है, प्रगृह्य वाचक पद के जस्ट बाद कोई अच स्वर से बना कोई पद है, इन दोनों के बीच में यदि आप संधि करते हैं उस संधि का नाम हो जाता है प्रकृति भाव संधि। यानी प्रकृति भाव संधि के लिए क्या चाहिए, या तो प्लुत स्वर हो या फिर प्रगृह्य संज्ञा वाचक कोई पद हो, है ना। और प्लुत स्वर या फिर प्रगृह्य संज्ञा वाचक पद के जस्ट बाद कोई न कोई अच स्वर से बना हुआ अक्षर हो, तभी आप उन दोनों के बीच जब संधि करेंगे तो वो प्रकृति भाव संधि कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। यानी प्रकृति भाव संधि होने के लिए आपको जो भी पद ग्रहण करेंगे उनमें एक पद या तो प्लुत स्वर युक्त होगा या प्रगृह्य संज्ञावाचक पद होगा। और प्रगृह्य संज्ञावाचक पद कब कब हो सकता है? जब प्रगृह्य संज्ञावाचक पद ऐसे हैं जो या तो इकारांत पद हो, एकारांत या उकारांत, और वो भी द्विवचन का हो, तब उन पदों को किसी भी स्वरवाचक पद के साथ संयोग करेंगे, तब वहाँ प्रकृति भाव होगा। क्लियर? जी भैया, हो गया है क्लियर। ना भैया यानी- ये जो दोनों जो सूत्र हैं, प्लुत प्रगम्य अचि नित्यम, तो ये तो इसके सूत्र से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें तीन चीज चाहिए, प्लुत प्रगम्य और अच होना चाहिए। और जो दूसरा इदुदेद द्विवचनम, तो ये भी इसके सूत्र से ही पता चल रहा है यहाँ पे भी। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये प्रगृह्य संज्ञा का डेफिनेशन है।
अच्छा ईदु द्विवचनम प्रगृहम, ये प्रगृह संज्ञा होने का सूत्र है, संज्ञा सूत्र अच्छा। है ना। और जैसे भैया आपने जो पहले वाला था वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लुत प्लुत प्रज्ञा प्रक्रिया चिन्ह। अचिन्त्यम, ये प्रकृति भाव संधि का सूत्र है अच्छा ठीक है ना। भैया। तो उन सूत्र में जो शब्द आया ना, प्लुत क्या है, प्रगृह क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए अगले स्लाइड में क्रमशः दिया गया है ना। क्या फिर आप लोग पूछोगे ना कि सर प्रगृह किसको कहेंगे, प्लुत किसको कहेंगे, है ना। इसलिए एक एक चीज को डिफाइन किया गया वहाँ। जी क्लियर? भैया। किसी को हाँ कोई जी भैया डाउट? क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? भैया जो यहाँ पे अदसोमात है उसमें आदर्श शब्द का अर्थ क्या है? आदर्श मतलब होता है यह, है ना। जैसे तत् का मतलब है ना यह वह, है ना। उसी प्रकार आदर्श का भी वह शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अयम पद देखा होगा, इदम पद बना होगा, या इयम पद स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक के जी लिए, भैया। वैसे ही वह पद के संदर्भ में आदर्श का भी प्रयोग करते हैं, अयम, इदम, इयम, है ना। तो आदर्श का जो है रूप चलता है ना। अयम, इमो, अमु, इस तरह से रूप चलता है ना। तो उसी का जो है द्विवचन हमें ग्रहण करना है। हम लोग जो है बहुत ही कम यूज करते हैं आदर्श शब्द रूप का, है ना। ज़्यादातर जो है आप हम लोग तत्शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग ही यूज करते हैं। जब भी आप देखोगे, है ना, लिटरेचर में भी, तो आदर्श शब्द का बहुत ही कम रूप चलता है, बनता है, प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा उसमें क्लिष्ट है, थोड़ा सा उसका शब्द रूप बनाना, याद करना। तत्शब्द का है जो है बहुत इजी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग याद रखना, इसलिए उसका ज़्यादा प्रयोग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर ठीक है भैया। किसी को कोई समस्या? जी किसी को भी क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? आज पूछ लो बच्चा, है ना, किसी दिन सरप्राइज टेस्ट लेंगे। अब देखो बच्चा, कल जो हमने हल संधि या व्यंजन संधि पढ़ा था, है ना, तो इस संधि में किसी को कोई डाउट है ना? अस्तु अस्तु ना अस्तु में किसी को भी डाउट? किसी को? सर एक बार रिवाइज करा देंगे क्या ये हाँ सूत्र? बिल्कुल करा देंगे। देखो बच्चा, ये संधि का जो सूत्र है ना, इस संधि का नाम क्या है? सुचुत्व संधि। सूत्र क्या है ना? अस्तु अस्तु ना अस्तु, ये सूत्र है। इस सूत्र में दो कंडीशन है बच्चा। फर्स्ट कंडीशन अलग है, सेकंड कंडीशन अलग है। इस सूत्र में आपको क्या क्या अक्षर दिखाई दे रहा है बच्चा? बताओ क्या क्या अक्षर दिखाई दे रहा है? कौन कौन सा बताओ बच्चा? दंत सा दिखाई दे रहा है, तालव्य श हलन दिख रहा है, पूरा चू यानी चवर्ण दिख रहा है, फिर तालव्य श, फिर हलंत में चू, ये दिख रहा है, यही पद दिख रहे हैं, है ना बच्चा। तो अस्तु अस्तु न अस्तु सूत्र क्या कहता है कि यदि हम दंत स का तालव्य सा के साथ या दंत स का चू मतलब च वर्ग के साथ, ठीक है बच्चा, ध्यान रखो, यानी दंत स का चाहे तालव्य स के साथ या च वर्ग के साथ संयोग करेंगे तो ये दंत स किस में कन्वर्ट होगा? तालव्य श में कन्वर्ट, है ना। हाँ, उसी प्रकार से इस त वर्ग का, है ना, तालव्य स के साथ या तालव्य ये त वर्ग का च वर्ग के साथ संयोग करेंगे तो ये बनेगा च वर्ग ही बनेगा, है ना। सूत्र में जो पद का प्रयोग किया गया, सूत्र में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उनको बराबर क्रमशः एक एक बार उसके साथ जो है ना संयोग करोगे तो क्रमशः आपको दिखाई देगा। जैसे इसमें सूत्र में, है ना, सूत्र को ध्यान से देखोगे तो सूत्र में सारा एक्सप्लेनेशन है। ये जो स है ना, इस वाले स को यदि हम तालव्य श और च दोनों के साथ संयोग करेंगे तो इसमें जो अगला थर्ड है ना, इसमें पहला अक्षर क्या दिखाई दे रहा है? तालव्य श दिख रहा है, एक मिनट, तो तालव्य श ही बनेगा, है ना। अब इसमें जो त है, त वर्ग है, इसको इन दोनों के साथ संयोग कराएंगे तो हमें च वर्ग मिलेगा। यानी दंत स के साथ हमें चाहे आप तालव्य श के साथ संयोग कराओ या च वर्ग के साथ कराओ, हमें तालव्य श ही मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो तो है वास्तव में तू है ना, तू का तो बना है। जब आप शब्द देखोगे तो इस तरह से आप सीख सकते हो। त वर्ग का तालव्य श के साथ कराओ, है ना, या च वर्ग के साथ कराओ, क्या बनेगा बच्चा?
क्या मिलेगा हमें? च वर्ग। च वर्ग ही मिलेगा। और एक कंडीशन है और भी ध्यान रखना कि जो दंत स है यही दंत स किस में कन्वर्ट होता है? तालव्य श में। यही त वर्ग च वर्ग में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना कि दंत स के साथ तालव्य श का संयोग हो या च वर्ग का संयोग हो, दंत स ही बदलेगा। कौन बदलता है? बोलो दंत बच्चा। स बदल के तालिवाश होगा। हाँ, है ना, एक कंडीशन ये। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इंटरचेंज हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में आ सकता है, लेकिन बदलेगा कौन बच्चा? दंत स ही बदलेगा तालव्य श में। कुछ भी कंडीशन आए दंत स ही बदलेगा। ठीक है बच्चा, ये नीचे वाला जो है इन शॉर्ट में आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो, है ना, कि दंत स के साथ तालव्य श का संयोग हो या च वर्ग का, वो दंत स ही चेंज होगा। है ना बच्चा, क्लियर है? सर आपने क्लियर है। है ना, तो चलो अब अगर सर अभी भी आपने बताया था। चलो अगर अभी भी डाउट है तो चलो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखोगे, है ना? सब हाँ, सर आवाज आ रही है? आ रही आ रही। मैं कह रही आपने वो बताया था ना कि जैसे वो एक्सचेंज हो जाता है, एक में ऑप्शन था कि नहीं होता है वो जैसे। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, है ना? सर हाँ बच्चा। सर अगर तालिबाश और दो ही तालिबाश हो तो क्या होगा? नहीं होगा, वहाँ पे ये सूत्र काम नहीं होगा। दोनों सेम सा होगा तो वो सूत्र नहीं काम आएगा, एक सूत्र अप्लाई नहीं होगा, अलग अलग सा होना चाहिए। सर इंटरचेंज इसके लिए कोई और सूत्र है क्या? नहीं, इसके लिए कोई सूत्र नहीं कि जहाँ पे दोनों सा हो तो क्या होगा, ऐसा कोई सूत्र नहीं बना, है ना? पाणिनि जी को ऐसा कोई शब्द नहीं मिला कि जहाँ पे दोनों सा हो तो कौन सा ऐसा नहीं, मेरे ज्ञान में नहीं है ना? अभी तक तो ऐसा कुछ भी मिला नहीं। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ओके। यानी दंत स पहला पद का अंतिम अक्षर या तो दंत स हो, दूसरे पद का प्रथम अक्षर तालव्य श या फिर च वर्ग हो, तो क्या कौन बदलेगा बच्चा? दंत स ही बदलेगा। किस में बदलेगा? तालव्य श। तालव्य श में, है ना? क्लियर? और जगह सवर्ग हो, इसमें सवर्ग में बदलेगा। यस, है ना? तो ये सूत्र का पहला पार्ट है। सूत्र का दूसरा पार्ट क्या है बच्चा? देखो यहाँ पे, है ना? देखो, सूत्र का दूसरा पार्ट है कि यदि त वर्ग के साथ, किसका बच्चा? त वर्ग के साथ तालव्य श हो या च वर्ग हो, है ना? त वर्ग के साथ क्या हो बच्चा? तालव्य श हो या च वर्ग हो, बदलेगा कौन? कौन बदलता है बच्चा? त वर्ग ही बदलेगा, बदलेगा च वर्ग में। हाँ, है ना बच्चा? तो ये दो कंडीशन है, एक तो दंत स का तालव्य श या च वर्ग के साथ, या त वर्ग का जो है तालव्य श या च वर्ग के साथ। हमेशा बदलता है दंत स या त वर्ग ही। त वर्ग च वर्ग में बदलेगा, दंत स तालव्य श के साथ बदलेगा। क्लियर है यहाँ तक? सही भैया। अब कैसे पहचानोगे कि इस पद में जो है ना सचुत्व या फिर अस्तु अस्तुना अस्तु सूत्र ही काम किया है या लगेगा? कैसे पहचानोगे? किस पद में क्या देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पे ये संधि हुई है या ये सूत्र हुआ है? कैसे पहचानो? क्या ट्रिक अपनाओगे आप लोग? एक तो तालव्य स, इसका संधि होगा किसी व्यंजन माने से। ओके, तालव्य श। ओके, हाँ, कोई पद अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे कि इस पद में ये सूत्र काम कर रहा है या ये संधि है? चलो कौन बताएंगे? मुकुल बताओ। सर दो व्यंजन मान एक साथ होगा। ओके, ठीक, चलो मुकुल बता रहे हैं। और कोई बच्चा? कैसे पहचानोगे यहाँ पे अस्तु सूत्र काम किया है किसी पद को देखकर? कैसे पहचानोगे बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा। कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे अस्तु सूत्र ही काम किया है? हाँ बच्चा। नीला? सर मैं कैसे बताऊं? अरे जैसे अभी तक बताते आए हो वैसे बताओ।
सर शुरू में दंत सा होगा या नहीं, फिर एक पद है कोई, जैसे रामस्येते पद है ना? हाँ, तो कैसे जैसे चलो देख लो पहले, है ना? दोनों तालव्य देखकर। आ, देखो बच्चा, ध्यान से देखना, है ना? अब यहाँ पे एक पद है, ठीक बच्चा, ध्यान से देखो इसको, आज कंठस्थ कर ही लो, है ना? जैसे इसका संधि विच्छेद करने के बाद, संधि करने के बाद, है ना, रामस्येते, इसका है रामस चिनोती, है ना? इसका बन रहा है। जी सर मुझे समझ आ गया। समझ में आ गया? सर वो हरस्व वो श बन जाते हैं ना, वो दंत सा का। देखो बच्चा, पहले वाला पार्ट हम पहले सीखते हैं कि जो दंत सा है उसका तालव्य श या च वर्ण के साथ सहयोग करता है तो दंत सा ही बदलता है तालव्य श में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रामस्येते ये एक पद है ना बच्चा? रामस्येते पद है, क्लियर? एक मिनट जी सर। चलो एक मिनट। बगल वाली लगता है आंटी कुछ बना रही है। हाँ बच्चा देखो यार, तो अस्तु सूत्र में या तो आधा तालव्य श दिखाई दे, पहला कंडीशन क्या है कि किसी पद में अर्ध तालव्य श को देखो, है ना बच्चा? क्लियर है ना? उसके बाद किसी भी पद में अर्ध तालव्य श के जस्ट बाद क्या होगा बच्चा? पूरा श हो सकता है या फिर च वर्ग का कोई अक्षर हो। क्या बच्चा? आधा श देखो, आधा कौन सा श? तालव्य श देखो, है ना? अर्ध तालव्य श के जस्ट बाद पूरा तालव्य श होना चाहिए, या तो ये कंडीशन, या अर्ध तालव्य श के बाद जो पूरा तालव्य श है वो नहीं है तो यदि कोई च वर्ग का कोई अक्षर हो तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली जो है अस्तु सूत्र पे टूटेगा, है ना? सचुत्र संधि पे टूटेगा। जैसे यहाँ पे देखो रामस्येते, है ना, अर्ध तालव्य श है, उसके जस्ट बाद पूरा तालव्य श है। यहाँ पे देखो रामस चिनोती में अर्ध तालव्य श है, उसके जस्ट बाद च वर्ग है, दिख रहा है? जी सर। है ना? इसका मतलब है कि ये किस पे टूटेगा? सचुत्व संधि पे टूटेगा। तो कैसे इसको अलग करेंगे? इस पद को अगर देखते हैं तो जो भी आधा तालव्य श कब बना होगा? जब आप पहला पद का अंतिम अक्षर क्या रहा होगा? दंत स रहा होगा। तो क्या कर दो? अर्ध तालव्य श को दंत स कर दो, है ना? ये हमें पहला पद मिल गया, प्लस करो अर्ध तालव्य श के बाद जो भी शेष बच गया वो एज इट इज लिख दो। क्लियर? हाँ बच्चा? जी सर क्लियर। सर मैं इसको हरस्व सा बोल रही थी, अर्ध सा को। ना, है ना? तो कैसे पहचानोगे? देखो किसी पद में तालव्य श है कि नहीं, वो भी अर्ध होना चाहिए, है ना? पूरा नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना? पहला कंडीशन है कि वो जो है अर्ध तालव्य श हो, अर्ध तालव्य श के जस्ट बाद या तो तालव्य श हो पूरा या फिर कोई च वर्ग हो, है ना? तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना? क्लियर है बच्चा? समझ लो यहीं पर अच्छे से। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सबको बच्चा बताओ, सब बोलो। जी सर, नो डाउट सर। नीचे वाला का क्या बनेगा बच्चा? नीचे वाले का क्या बनेगा? हरिश छत्रधरः। हरीश छत्रधरः दंत श का तालव्य श हो जाएगा और छ इसमें लग जाएगा। हाँ, है ना? तो इसमें भी क्या आप अप्लाई कर सकते हो? अगर पीछे जाओगे, है ना, तो तालव्य श है, उसके बाद च वर्ग का एक अक्षर है छ, तो तालव्य श को दंत स कर दो, फिर प्लस करके जो अक्षर है, जो पद है वो एज इट इज लिख दो। क्लियर? ये हमने अभी किया है, सूत्र का आधा पार्ट किया है। सूत्र का दूसरा पार्ट क्या बोलता है? संगीता बताओ, सूत्र का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे में आएगा भैया कि अगर तालव्य सकार है और उसके बाद
मतलब तालव्य सकार है और उसके नहीं, हाँ हाँ भैया, अगर ता वर्ग है और उसके बाद अगर ता वर्ग है, यार ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ? ता वर्ग है और ता वर्ग के बाद शायद च वर्ग आता है, या ता वर्ग के बाद तालव्य श आता है, तो ता वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। हाँ वेरी गुड। बस एक अपवाद है, हाँ। एक अपवाद को ध्यान रखना, ये वाला है ना, कि तालव्य श के जस्ट बाद त वर्ग हो तब त वर्ग च वर्ग में नहीं बदलता है। बस ये कंडीशन थोड़ा सा याद रख, ठीक है। बाकी जगह इंटरचेंज हो जाता है ना। क्लियर बच्चा? यानी दूसरा इस सूत्र का दूसरा पार्ट है कि त वर्ग के बाद यदि तालव्य श है या च वर्ग है तो त वर्ग ही बदलेगा च वर्ग में, ठीक। अब ये भी बताओ आप मुझे सभी कोई कि त वर्ग का कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर च वर्ग में बदलेगा, वो कौन डिसाइड करता है? पता संख्या अनुदेश सूत्र से डिसाइड होगा ना भैया। समानम, हाँ, उसपे त वर्ग का जो भी अक्षर जिस स्थान का भी आ रहा है उसी स्थान का च वर्ग में अक्षर हम देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? जी भैया। है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, हाँ चलो बच्चा इसका बनाओ, ग्रामात चलितः क्या बनेगा? ग्रामाचलितः। ग्रामाचलितः। चॉय चॉय। वेरी गुड। नीचे वाला हरि ईश्वराज जगतः, जगत क्या बनेगा? ईश्वराच जगत। फिर जगत। ईश्वराच जगत। ईश्वराच फिर जगत। हाँ तो बच्चा इसका सत प्लस चित, चॉय चॉय। तो को च हो जाएगा। सचित, वेरी गुड। तो आपने देखा, अब अगर ऐसे पद दिया हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अस्तु अस्तुना सूत्र पे काम करेगा? तो क्या देखेंगे बच्चा, सीधे सीधे देखो कि कोई च वर्ग का अर्ध व्यंजन है कि नहीं, च वर्ग का कोई अक्षर है कि नहीं, है ना। तो इस वाले में, इसमें या इसमें आपने गौर किया होगा तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या कंडीशन या क्या क्या ट्रिक हम अपना सकते हैं। इस वाले में हमने क्या देखा था, या तो तालव्य श अर्ध हो, उसके जस्ट बाद पूरा तालव्य श हो, या फिर साथ में च वर्ग हो, तभी हम समझेंगे कि ये अस्तु सूत्र पे काम किया। इसी सूत्र का दूसरा पार्ट क्या कहता है ना, त वर्ग के साथ तालव्य श हो या च वर्ग हो तो त वर्ग ही बदलेगा च वर्ग में, है ना। तो कैसे पहचानेंगे? पहचानने का नियम क्या है? अर्ध च वर्ग, च वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो, है ना, च वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? पहले अर्ध होना चाहिए, आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? आधा होना चाहिए। आधा। किसका आधा होना चाहिए? तालव्य स का आधा होना चाहिए या च वर्ग का आधा अक्षर होना चाहिए। हाँ, है ना। तो यहाँ पे च वर्ग का आधा अक्षर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ च, यहाँ भी च, यहाँ भी च। तो च वर्ग कब आया होगा? जब त वर्ग रहा होगा। तो च वर्ग का पहला अक्षर यहाँ पे च है, तो त वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा बच्चा? ही होगा भैया। तो आधा जो च है उसको त में कन्वर्ट कर दो, तो पहला पद हमें मिल गया, प्लस करो दूसरा पद जो अर्ध च वर्ग के बाद जो दूसरा जो भी पद दिखाई दे रहा है वो एज इट इज लिख दो। यानी हमें किसी भी पद में क्या देखना है? च वर्ग देखना है। च वर्ग के जस्ट बाद जो अगला अक्षर आएगा वो भी च वर्ग का ही आना चाहिए। पद को अगर देखोगे तो इस वाले पद को देखो या इस वाले पद को देखो तो च वर्ग के बाद जस्ट बाद दूसरा जो अक्षर है पूरा, है ना, वो च वर्ग का ही होगा। समझ गए? यानी ऐसे पद जिसके अंतर्गत आधा च वर्ग हो, च वर्ग का कोई भी जो अर्ध व्यंजन हो च वर्ग का ही होना चाहिए। दूसरा जो अक्षर आएगा उसके साथ जो अक्षर है वो भी च वर्ग का ही होना चाहिए, तभी आप उस पद को अस्तु अस्तुना अस्तु सूत्र पे तोड़ सकते हो। क्लियर यहाँ तक? सर मैं ना हाँ। तो अपवाद वाला जो है ना उसका अपोजिट करके एक बार मैं पूछ रही हूँ कि जो आपने सेकंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसमें सचित लिखा है, जिसमें इसमें हम जैसे
ता वर्ग शुरू में है और बाद में इसमें जैसे चा वर्ग है, वो तो ऑप्शन है ये, लेकिन तालव्य शा का भी है क्या? अगर तालव्य शब्द पहले आ जाएगा फिर बाद में त वर्ग अगर आता है तब तो ये अस्तु अस्तुना सूत्र काम बाद नहीं हो करेगा, जाएगा। तब वो अपवाद होकर उसका सूत्र हो जाएगा सात, है ना। सात नामक हाँ। सूत्र है जिसमें हम लोग प्रश्न शब्द बनाते हैं, विषण शब्द बनाते हैं, आगे अगला सूत्र वो आ ही रहा है, तब तो ये लेकिन सूत्र अपवाद है उसका अपोजिट कर दें, सत्ता जैसे अभी इसमें है हाँ शुरू में पहले अक्षर हाँ, में, और दूसरे में शा कर दें, फिर तो बन सकता है ना? तब तो बन जाएगा, तब तो बन जाएगा, तब तो कोई डाउट ही नहीं, तब तो आराम से सूत्र पे देखो, है ना। यहाँ पे ये सूत्र कहता ही है ना। हमेशा पर अपवाद इसमें नीचे की दो लाइन में लिखा है चा वर्ग ता वर्ग, लेकिन शा नहीं लिखा है, तालव्य शा। है ना, देखो सेकंड हाँ ये तो लिखा होता है, देखो ना। तालव्य शा और तवर का संयोग नहीं होता है, परिवर्तन नहीं हाँ होगा। सर, ये अपवाद हो गया। मैं इसी हाँ। का ही अपोजिट पूछ रही हूँ कि अगर ता को पहले कर दिया जाए और शा को बाद में कर दिया जाए तो कुछ बनेगा क्या? हाँ तो क्या ऊपर लिखा हुआ देखो देखो, तब हाँ तो हाँ बदल हाँ, जाएगा। सॉरी सर, कोई बात सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है आप सोच पा रहे हो, अच्छी बात है ना। क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो अब पद विशेष को देख के बता दोगे ना कि किस पद में कौन सी संधि हो रही है, हाँ बच्चा, जी सर। है ना। तो ये आपका है ना, ये आपका अस्तु सूत्र हो गया, है ना। पद विशेष को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सा संधि हुआ है, कौन सा सूत्र हुआ है। निषेध सूत्र जिसकी बात कर रहे थे कि दंत तालव्य श के बाद अगर त वर्ग हो तो त वर्ग च वर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, वो सूत्र क्या है, सात, है ना। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जैसे सश प्लस नाथ सशनाथ, जशत्व जश प्लस त्वम जशत्व, प्रश्न प्लस न प्रश्न, विष प्लस न विष्ण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अपवाद आ जाता है कि तालव्य श के बाद यदि त वर्ग आता है तो त वर्ग कभी भी च वर्ग में नहीं बदलेगा, वो एज इट इज हो जाता है ना। तो कुछ है, इसको थोड़ा याद रखना, एक विशेष सूत्र है ना, अच्छा ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला जो सूत्र आता है जो हम लोगों ने पढ़ा भैया, था, हाँ तो अगर फिर जैसे कि प्रश्न है, अगर आ जाए कहीं पे कि ये प्रश्न कैसे बना, तो हम ये कहेंगे कि ये सात सूत्र से बना है, या हाँ, फिर हम ये बोलेंगे कि ये अपवाद के सूत्र से बना है, या सतुना सटु जो सूत्र है, सचुना हाँ सचु उस सूत्र उसका पे नाम नहीं बना, लेंगे। उस सूत्र पे नहीं, सात नामक सूत्र पे बना है, ये तो बताना बस है। इसी का नाम लेंगे फिर हम। हाँ ठीक। हाँ बिल्कुल, आप पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे किस सूत्र को निषेध करके ये सूत्र लगा है, तब आप बताओगे कि अस्तु अस्तुना सूत्र सचु सूत्र को निषेध करके सात नामक जो है सूत्र यहाँ पे लगा है, ठीक है। जी भैया। हाँ ये जी। बताना, क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक, जी भैया क्लियर है। है ना। उसके हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था तोड़ली और मौनुस्वारा। तोड़ली क्या कहता है बच्चा? तोड़ली का मतलब बताओ, तोड़ली नामक सूत्र क्या कहता है? तो सर आता है तो जाता है, वो क्या हो जाता है? तो कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे तोड़ली नामक सूत्र काम किया है? किस पद में क्या देख के बताओगे? ल, आधा ल फिर पूरा ल, यानी अर्ध ल फिर संपूर्ण ल होगा, है ना। ल संयुक्त तो होगा। सर मैं बताओ हाँ बोलो बोलो। सर, किसी भी अगर तो वर्ग का कोई अक्षर आ रहा हो और उसके बाद तुरंत बाद अगर लॉ आए तो वो वर्ण लॉ में बदल जाता है। हाँ यानी अगर पद की बात करते हैं, जैसे एक पद है ये तल्लीन या तल्लयः या उल्लेख, ठीक है, तो ऐसे पदों में हम देखेंगे यदि अर्ध आधा ल हो, है ना, आधा ल उसके जस्ट बाद दूसरा ल भी हो, संपूर्ण ल हो, तो इसका मतलब है कि ये तोड़ली नामक सूत्र पे लगा होगा या टूटा होगा, है ना। तो पहला पद हमें क्या बन जाएगा, त वर्ग का अक्षर लगेगा, उसके बाद दूसरा पद पूरा जो ल है उस पर जो पद लिखा हुआ है जो अक्षर है वो दूसरा पद हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ल संयुक्त तो होगा, यानी अर्ध ल उसके बाद जस्ट पूरा ल होगा, है ना। तो वो तोड़ली नामक सूत्र पे काम करेगा, सबसे इजी सूत्र है। कोई समस्या तोड़ली नामक सूत्र को समझने में? किसी को भी नहीं भैया। बच्चा मो अनुस्वारा सूत्र क्या कहता है?
कौन बताएंगे? मो अनुस्वारा, मैं बताऊँ सर? कोई भी बताओ। हाँ हाँ सर। एक मिनट सुझाते, कोई और बताए? कोई और बताओगे बच्चा आप लोग में से? हाँ उदय बाबू। सर ये सूत्र कहता है कि जिसके अंत में म हो माँ और उसके पहले जब कोई व्यंजन हो तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। माँ हलंत होने में म हलन म। तो क्या होता है बच्चा? जी सर। हलंत के बाद क्या हो? सर कोई उसके बाद कोई व्यंजन हो हाँ तो महलन किस में बदल जाता तो है? म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अगर स्वर हो तो सर तब नहीं तब बदलता नहीं है। होगा। तब नहीं होगा। तब नहीं। सर गलत बताया। गलत बताया? तो क्या होगा सही सुझाता है, बताओ। सर जैसे कोई म वाला शब्द लिखना है, जैसे अगर अहम लिखे तो अहम लिखने के बाद, अगर अहम लिखने के बाद जो शब्द होगा वो शब्द की पहला अक्षर अगर स्वरवर्ण से स्टार्ट हो रहा हो तो म में अहम के म में हलंत वाला होगा। और अगर अहम के बाद का जो शब्द होगा वो अगर व्यंजन वर्ण से आरंभ हो रहा हो तो म वो ऊपर बिंदी वाला अनुस्वर वाला म हाँ हो तो जाएगा। उदय ने तो यही बात बोली, वही बात है, सर वही बात। इंटरचेंज करके बोला है। नहीं नहीं उदय यही बोले हो ना? नहीं वही सर यही बोल रहा हूँ। वही 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 है ना, वही है। हाँ यानी किसी अक्षर का जो है मकरांत हो, महलंत हो लास्ट में, है ना, जस्ट बाद जो है व्यंजन वर्ण हो तो महलंत जो है अनुस्वार में बदल जाता है। स्वर होगा तो महलंत एज इट इज संधि होकर एक जगह लिख दिया जाता है ना बच्चा? तो ये जो है अब तक का जो है पूरा जो है हम लोगों ने जो है रिवीजन कर लिया है। और अभी पढ़ना है 10 मिनट चलेगा? बोलो बच्चा। जी भैया चलेगा। चलेगा ना? सर। चलेगा ना? हाँ तो यह जो है अब तक पूरा रिवीजन हो गया है। अगला जो सूत्र है बच्चा, है ना, जो अस्तु सूत्र है उसी का जो एक अपर लेवल का है, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर उसको समझ गया तो इसको अगला वाला जो है ना वो भी बहुत इजी ही है ना? चलो बच्चा, ये कौन सा सूत्र है, कौन सा संधि है बच्चा, बोलो। ये कौन सा सा है, ये बताओ, ये कौन सा सा है? संधि हाँ सटुत्व संधि, है ना? सूत्र है ना, लिटूर शानांग मूर्धा, ऐसा है। हाँ वेरी गुड, सटु ना सटु, है ना बच्चा? देखो ये सूत्र है ना, इस सूत्र को याद रखना। अब ये सूत्र क्या कहता है, जो अस्तु सूत्र है उसी की तरह ये भी है, बस फर्क क्या है कि वहाँ तालव्य श था, यहाँ कौन सा सा है, मूर्धन्य सा। वहाँ च वर्ग था, यहाँ पे क्या है बच्चा, ट वर्ग है। त वर्ग और ट वर्ग है, यही अंतर है, बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ पे अब इसी को देखो क्या क्या कंडीशन हमें बन सकता है। क्या देखा था बच्चा कि पहले वाले सूत्र में क्या था, अस्तु में दंत स के बाद तालव्य श था, लेकिन यहाँ पे कौन सा सा है बच्चा, कौन सा मूर्धन्य स। तो दंत स किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। एक जैसा लग रहा है, कुछ अंतर तो है नहीं? जी सर। एक जैसा ही है ना? जी सर। दूसरा कंडीशन देखो, इंटरचेंज भी हो जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अभी हमने अस्तु सूत्र में देखा। क्लियर है? इंटरचेंज भी हो जाएगा तब भी वही बनेगा। अगला कंडीशन देखो, दंत स के बाद हमने देखा था कि वहां पे क्या था, च वर्ग था कि नहीं, है ना? यहाँ पे क्या बच्चा, कौन सा है, ट वर्ग। इसमें भी अगर इंटरचेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे उधर उस सूत्र में नहीं पड़ा था। क्लियर है यहाँ तक? कहने का मतलब है कि दंत स के साथ ध्यान रखें, दंत स के साथ मूर्धन्य स हो या ट वर्ग हो, कौन सा सा हो बच्चा दंत स के साथ, मूर्धन्य स या फिर ट वर्ग हो। तो दंत स किस में बदलेगा, मूर्धन्य बदल जाएगा। तो बताओ, एक सूत्र याद करने से दूसरा सूत्र भी इजी लगने लगा? जी भैया, है ना? तो बताओ, एक सूत्र याद किया, दो सूत्र का काम हो गया, है ना? अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखो,
ये अभी कंडीशन बाद में बताएंगे, पहले इधर एग्जाम्पल एक पहला कंडीशन का एग्जाम्पल देखो, रामस टिकते, है ना। तो दंत स के बाद क्या आ रहा है बच्चा? वर्ग आ रहा है भैया। तो क्या हो जाएगा? दंत स किसमें बदलेगा? मूर्धन्य श में मूर्धन्य टिकते होगा। नीचे वाला बताओ। मूर्धन्य श है यहाँ से। नीचे वाला भी नहीं बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा अभी पूरा दूसरे सूत्र का भी, मतलब दूसरे सूत्र का दूसरा पार्ट है ना। तो इसमें आपने देखा कि दंत स के बाद क्या बच्चा? दंत स के बाद क्या है? तो दंत स किसमें बदलेगा? मूर्धन्य श में। हाँ, यहाँ तक किसी को समस्या? अब इसी सूत्र का एक और पार्ट है, जैसे उस सूत्र में हमने दो पार्ट देखा था ना, त वर्ग और तालव्य श और च वर्ग के साथ। इसी सूत्र का एक और पार्ट है। ये पार्ट क्या है बच्चा? कि यदि त वर्ग का जो है ट वर्ग के साथ संयोग हो, वहां पे हमने क्या देखा था बच्चा? अस्तु अस्तु न अस्तु सूत्र में च वर्ग और त वर्ग का, त वर्ग और च वर्ग के बीच हमने देखा था। यहाँ पे क्या है? च वर्ग की जगह पे ट वर्ग है। त वर्ग का ट वर्ग के साथ संयोग हो तो त वर्ग किसमें बदलता है? ट वर्ग में। वहां पे किसमें बदला था? त वर्ग किसमें बदला था? तो च वर्ग में। यहाँ क्या किसमें बदलेगा? दूसरा कंडीशन देख लो कि यदि दंत स पहले हो और त वर्ग बाद में हो, कौन सा स पहले हो बच्चा? दंत स। बहुत बढ़िया। मूर्धन्य श पहले हो और त वर्ग बाद में हो, तो त वर्ग किसमें बदलेगा? त वर्ग में। वेरी गुड। यहाँ पे जो है इस सूत्र में ये दो कंडीशन अप्लाई होता है, जहाँ पे त वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है ना। दो इसमें अपवाद नियम आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि अस्तु अस्तु न अस्तु सूत्र में एक अपवाद आया था ना बच्चा, बोलो। जी भैया। वो अपवाद क्या था बच्चा? तालव्य श के साथ त वर्ग का, है ना। वहाँ अपवाद आ गया था, वहाँ पे एक अपवाद बना था, यहाँ दो दो अपवाद बनते हैं, है ना। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे बस अभी जो है सामान्य जो नियम के अनुसार जो हो रहा है वो देखते हैं, है ना। दो कंडीशन है, त वर्ग के साथ ट वर्ग हो तो त वर्ग ही बदलेगा ट वर्ग में, या दूसरा कंडीशन है कि मूर्धन्य स हो उसके जस्ट बाद त वर्ग हो, मूर्धन्य श हो फिर त वर्ग हो, तो कौन बदलेगा बच्चा? हमेशा त वर्ग ही बदलेगा। किसमें बदलेगा? त वर्ग में बदलेगा। क्लियर बच्चा? यहाँ तक कोई समस्या? जी भैया क्लियर है ना सर क्लियर है। तो त वर्ग और, है ना, यानी त वर्ग का जो ट वर्ग के साथ सहयोग कराएंगे तो त वर्ग ही बदलेगा ट वर्ग में। दूसरा कंडीशन के मूर्धन्य स का जो यदि त वर्ग के साथ सहयोग कराएंगे तब भी जो है त वर्ग ट वर्ग में बदलेगा। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अभी यहाँ पे अपवाद वाला नहीं बताया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप, फिर आप पहले वाले सूत्र को सोच के कहते रहे वहाँ तो ऐसे हो गया था, यहाँ कैसे क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे सामान्य नियम के अनुसार ध्यान रखिए। अब बच्चा अब आप लोग करके बताओ। इसका तो हमने कर दिया, रामस टिकते टिकते। इसका क्या बनेगा? पेश प्लस ता। यहाँ पे त वर्ग है तो त वर्ग में बदल जाएगा, तो क्या बने? से ता हो जाएगा। पेश ता। बच्चा ये कैसे बताए कि त जो है ट में बदला, था में क्यों नहीं बदला, या फिर अड़ा में क्यों नहीं बदला? क्योंकि फर्स्ट लेटर से चेंज होता है। मूर्धन्य श के बाद ता वर्ग आ रहा है और त वर्ग जो है वो ट वर्ग में बदलेगा। हाँ, तो पहला अक्षर में क्यों बदला? ये बता, पहला अक्षर में क्यों बदला? लेकिन एखाने पहले वाला अक्षर ही है। हाँ, तो त जो है त वर्ग का पहला अक्षर है, तो पहला अक्षर ही ट वर्ग का पहला अक्षर क्या आता है? ट ही आता है। जो चीजें आपने उधर अप्लाई किया सेम चीज इधर अप्लाई करना है ना बच्चा। क्लियर? क्या यथा संख्या?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यथा संख्यम अनुदेश समानम, है ना, कि जो त वर्ग ट वर्ग में बदलेगा, कि त वर्ग का जो भी अक्षर आएगा जिस स्थान विशेष का आएगा उसी स्थान विशेष का ट वर्ग में भी होगा। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। भैया क्लियर है। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला। तट प्लस टीका, टीका। हाँ त टीका, वेरी गुड। नीचे वाला का नीचे वाला का बताओ। डबल मूर्धन्य से होगा। तो सर ये मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य, ये तवर्गीय ना है, इसका ढ है ना। त वर्ग के बाद ट वर्ग आ रहा है, तो त वर्ग किस में बदलेगा? ता वर्ग में, तो यहाँ अणा आ जाएगा भैया, अणा, पंचम अणा, वर्ग का आएगा। पंचम वर्ग के चक्रीन, हाँ चक्रीन ढोक से, है ना। ढोक से का मतलब क्या होता है बच्चा? ढोक से मतलब विजय, विजय या जय हो, है ना। चक्र किनको कहते हैं, किनका विशेषण है? चक्र किनके पास है? कृष्ण, हाँ विष्णु जी के। विष्णु भगवान की जय हो। टिकते का मतलब क्या होता है? जाना, जाना, है ना। टीका, तर टीका किसी चीज की व्याख्या जो होती है ना, टीका कहलाता है। ठीक है बच्चा। पेस्टा का मतलब क्या होता है? पीसने वाला, पीसने वाला, है ना। क्लियर? किसी को कोई डाउट? यानी स्टूना स्टू सूत्र में क्या कहता है बच्चा? दो कंडीशन है दंत स के बाद, है ना बच्चा। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन क्या क्या है एक बार पुनः देख लेते हैं, है ना। दंत स के बाद मूर्धन्य श हो या दंत स के बाद ट वर्ग हो, और इसमें इंटरचेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरचेंज भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमेशा दंत स ही बदलेगा मूर्धन्य स में। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या है कि त वर्ग के बाद त वर्ग के बाद ट वर्ग हो। कौन सा वर्ग हो बच्चा? तो त वर्ग किस में बदलेगा? ट वर्ग में। दूसरा कंडीशन, हाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि मूर्धन्य स के बाद त वर्ग हो, तब भी त वर्ग ही ट वर्ग में बदलेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर। है ना। तो बच्चा आज हम लोग इतना ही करते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है 3-4 सूत्र और पढ़ेंगे, और जल्दी से इसको जो है 2-3 क्लास में व्यंजन संधि को कंप्लीट करते हैं, है ना। और आप लोग की अब जिम्मेदारी क्या है? सभी सूत्रों को, है ना, कंठस्थ करना है। और जहाँ भी आपको कोई नवीन शब्द दिखता है, अब आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है ना, कि आप किसी शब्द को, है ना, देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है या कौन सा सूत्र लग सकता है ना। सिर्फ पढ़ना उद्देश्य नहीं है, पढ़ने के बाद उसे अप्लाई करो। और जब भी आप लिटरेचर पढ़ो या कोई सा भी संस्कृत पाठ पढ़ते हो, तो उसमें देखो कौन सी कोई नवीन पद है तो उसमें संधि विच्छेद हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और है तो कौन सा सूत्र लगेगा। अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसमें काफ़ी आप संधि विच्छेद कर पाओगे, है ना। कोई सा भी संस्कृत टेक्स्ट उठाओ आप कर पाओगे, है ना। और बुधवार से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन, रात को 10:30 से 11, है ना। वो हम लोग आपको टाइम टेबल दे देंगे पूरा, हर वीक में जो है, वीकली जो है ना, एक जैसे आज दे देंगे पूरा 1 हफ्ते का लगातार, फिर दूसरे हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते का दे देंगे, है ना। तो 7 दिन चलता रहेगा प्रैक्टिस का सेशन, है ना। इसके लिए जिम्मेदारी आप लोग पे ज़्यादा है ना, कि उसे जो भी जिस चीज़ का भी टेस्ट होगा उसे घर से अपने स्तर पे रिवीजन करके पढ़ के, जैसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप आओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। ना तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाभ नहीं होगा, बिल्कुल लाभ होगा ही होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ के भी आएंगे। ये किया जा रहा है जो भी अचानक एग्ज़ाम आ गया है ना, फरवरी और मार्च के बीच में, उस एग्ज़ाम के लिए। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि चलता रहे हमेशा, है ना। तो इसमें मैं भी एक दिन आप लोग का टेस्ट लेंगे, और बाकी और भी कोई टीचर रहेंगे, है ना। उन सबसे बात हो गई, सब अलग अलग टीचर आएंगे, आपको अलग अलग डेली जो है अलग अलग टीचर के द्वारा जो टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट सही होगा निर्धारित के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चा। तो उसमें मिस मत करना, उसके क्या कि 30 मिनट है पूरा डेली का, 30 मिनट तो आप लोग निकाल ही सकते हो रात में आराम से, सोते हुए पढ़ते हुए, जैसे खाते हुए, जैसे रिवीजन कराना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है करते रहो, है ना। सर आपसे एक सर कौन सा टॉपिक? वो सब बता दिया जाएगा, सब बता दिया, पूरा टाइम टेबल आप लोगों को भेज दिया जाएगा कि कब किस दिन कौन सा होगा, कौन से टीचर लेंगे, वो सब दे दिया जाएगा,
है ना। और मैं ये कह रही थी कि आपसे थोड़ा सजेशन किया था कि पेपर पास में है तो मतलब मैं खुद से अलग से तैयारी कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो जो संभाषण कक्षा हो रही है वो मतलब लेना जरूरी है, पेपर बहुत पास में है और तैयारी बहुत कम है। संभाषण से एक तो संस्कृत आपकी अच्छी हो जाती है, दूसरा जो है कि आप संस्कृत के क्वेश्चंस को समझने लगते हो, है ना, कि उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे तो यही मिस्टेक कर जाते हैं ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसका हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो संभाषण तो करनी चाहिए, ठीक है सर। संभाषण अति आवश्यक है, उससे बहुत लाभ मिलते हैं, है ना। तो जो भी संभाषण करना चाह रहे हैं, है ना, तो बच्चा उसका 11 से स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसमें आप सबका स्वागत है। 8:30 से 10 चलेगा वो, है ना। तो जो भी है एक बार कंफर्म कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना आप सभी, ठीक है बच्चा। जो जो आप जिनको भी लगता है ना कि हमें ज़रूरी है, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है बच्चा। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, कहना है, पूछ सकते हो। आज की क्लास यही समाप्त। सर हाँ बच्चे बोलो। सर मुझे आज फोन किया